गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें बहुत सारा टॉपिक लगभग ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ है। और हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ भी चुके हैं, कुछ मेथड्स के बारे में जान भी चुके हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया। और उसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाए इसके लिए मैंने सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। भले ही उसके कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। एकदम क्लियर कंसेप्ट होगा और होना भी चाहिए। पढ़ने का एम भी यही होना चाहिए कि हम जो भी पढ़े उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर मिले। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चौथे मेथड पर हैं और उसका नाम है मोलैलिटी। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था मोलैरिटी, और आज हम लोगों को डिस्कस करना है उसी से मिलता जुलता शब्द है मोलैलिटी, उसका मीनिंग अलग होता है। शब्द में उच्चारण में उसी के जैसा है, मोलैलिटी लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो हम लोग इस मोलैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 13वां लेक्चर आप एक बार देख लें। मैंने सभी वीडियोस को नंबर दे दिया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से वो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। और हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, जिस सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक हैं, उसी क्रम में लेक्चर्स भी डाले गए हैं। तो इससे आपको सुविधा होगी, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखना, और प्लेलिस्ट में 11th क्लास का प्लेलिस्ट अलग है, 12th क्लास का प्लेलिस्ट अलग है, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने से रिलेटेड, उसके लिए टॉपिक्स अलग, प्लेलिस्ट अलग है। तो आप उस प्लेलिस्ट में से अपना टॉपिक, जो डिज़ायर्ड टॉपिक है, वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन देना ना भूलें। इस चैनल को और भी ज़्यादा लोकप्रिय बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपसे ये गुजारिश है। हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने टॉपिक लिख दिया है पहले, मोलैलिटी एक मिलता जुलता शब्द है मोलैरिटी से, और इससे हम इसके बारे में कुछ बातें आज हम जानना चाहेंगे। मोलैलिटी का डेफिनेशन मैंने लिखा है, मोलैलिटी इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जबकि मोलैरिटी में मैंने कहा था, याद करिए आप, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ सॉल्यूशन की बात करते थे, यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोलैलिटी इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m, जबकि मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने लिख दिया है, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ठीक है, तो मोल पर kg इसका यूनिट हो जाएगा, मोल पर kg, और इसी मोल पर kg को पढ़ा जाता है मोलल, और लिखा जाता है स्मॉल m। जैसे मोलैरिटी में आपको बताया था मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, वैसे यहाँ भी मोलल सॉल्यूशन होता है, सेमी मोलल सॉल्यूशन होता है, डेसी मोलल सॉल्यूशन होता है, वगैरह वगैरह बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं। और उसका मीनिंग क्या होता है मैंने लिख दिया है। मोलल सॉल्यूशन अगर कहता है कि मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल यूरिया, जिसका मोलर मास 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कराया हुआ है। सेमी मोलल का मतलब हुआ
हाफ मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डेसीमोलल सोल्यूशन का मतलब होता है 1/10 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया। अब इसको ज़रा एक्सटेंड करते हैं। सपोज कीजिए कि सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया हुआ है, तो आप जानते ही हैं कि एक केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से हमको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना इस फार्मूला में, और फिर तब फार्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। यही होगा। अब उसी को अगर हम सिंबलाइज करें, एब्रीविएशन का यूज़ करके करें, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा था द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ एब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं। एब्रीविएशंस होते हैं कि अगर 1 इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉल्वेंट के लिए होगा, 2 इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉल्यूट के लिए होगा। ये एब्रीविएशन मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब जानते भी हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास बाई मोलर मास इंटू W1 हो गया सॉल्वेंट का मास, M2 हो गया सॉल्यूट का मोलर मास, W2 हो गया सॉल्यूट का गिवन मास, और इस फार्मूला का यूज़ करके हमने एब्रीविएशन का यूज़ करके फार्मूला लिख दिया, और उसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जो हमारा मोलैलिटी है वो पूरा का पूरा मास पे डिपेंडेंट है। देखिए ना, मास पे डिपेंडेंट है, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, कहीं से वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो जो वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि यह पूरा का पूरा मास पे डिपेंड करता है। और आप जानते हैं ना कि मास कभी बदल नहीं सकता है। वेट बदल सकता है लेकिन मास कभी नहीं बदल सकता है। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्ड इन इट। उस सब्सटेंस में जितनी उसकी क्वांटिटी होगी वो कहलाएगा मास। और मास कभी भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने घटाने से नहीं बढ़ेगा घटेगा, वो एकदम फिक्स्ड रहता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि चूँकि मोलैलिटी पूरा का पूरा मास पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब मोलैलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, और इसीलिए हम इसकी रिलायबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जो मोलैलिटी का वैल्यू इंडिया में होगा वही वैल्यू अमेरिका में होगा, वही वैल्यू लंदन में होगा, सब जगह मोलैलिटी एक जैसा होगा। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस पर हम भरोसा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात रही है, तो मैंने एक छोटा सा आपको बता दिया है कि मोलैलिटी है क्या। मोलैलिटी पर अगर 1-2 सवाल बना लें तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हम उसको खूब अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम एक सवाल इसमें बनाना चाहते हैं मोलैलिटी से रिलेटेड, और आप समझ गए हैं कि मोलैलिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो केवल और केवल हमको मास की ज़रूरत होगी, वहाँ वॉल्यूम की ज़रूरत हमें नहीं है। वॉल्यूम मालूम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है हमको। वॉल्यूम मालूम है तो है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वॉल्यूम मालूम हो, मास मालूम नहीं हो, तो डेंसिटी अगर मालूम रहेगा तब हम वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और उस केस में हम उसका यूज़ करेंगे वॉल्यूम का, अदरवाइज हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। कहता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज 98% वेट बाई वेट, ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालिए, ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हमको यहाँ यह मालूम कर लेना है कि जो सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन ये है 98% वेट बाई वेट ऑफ H2SO4, और अगर सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ है
तो यह मान लेना है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। 98% लिखा हुआ है, तो 98% उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और 2% उसमें वाटर है। हम ये मान लेंगे, ये अंडरस्टूड होता है। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन H2SO4 कितना ग्राम है, 98 ग्राम, और वाटर कितना हो जाएगा तब, 100 में से 98 घटा देंगे तो 2 ग्राम। अब यहाँ पर कन्वेंशन के हिसाब से आप समझेंगे कि सॉल्यूट कौन है, वाटर, और सॉल्वेंट कौन है, H2SO4। यहाँ पर कन्वेंशन के हिसाब से, कन्वेंशनली H2SO4 जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और H2O जो होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने शुरू में भी आपको समझाया था कि जब कभी हम इसको सॉल्व करेंगे, बट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन should be done using H2SO4 as the solvent। H2SO4 को सॉल्वेंट मानकर ही हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब इसका कारण भी, अब ऐसा नहीं है कि आप अगर H2O को मानकर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपकी दावेदारी एकदम सही होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, फिर हमको बताना पड़ेगा। असल में होता क्या है कि जो आंसर की मिलता है एग्जामिनेशन में बनाने के लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मानकर ही, मैक्सिमम बुक्स में भी आप पलट के देख लेंगे तो वहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड को ही सॉल्यूट मानकर सॉल्यूशन बनाया गया होता है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है, टीचर्स की मजबूरी हो जाती है कि पूरे इवैल्यूएशन में यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए हम उसी को फॉलो करना होता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर 68% HNO3 लिखा है तो वहाँ भी हम लोग सॉल्यूट 68% HNO3 को ही मान लेंगे। हालांकि ये कोई मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हालांकि कन्वेंशनली जो मेजर कंपोनेंट होता है वही सॉल्वेंट होता है। तो खैर यहाँ पर हमको मोलैलिटी निकालना है। हेयर वी कैलकुलेट मोलैलिटी फॉर H2SO4। हम लोग H2SO4 का मोलैलिटी निकालेंगे, तो उसके लिए अब गिवन अमाउंट कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा 98 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास ऑफ H2SO4, ये अगर निकालते हैं आप तो 98 ग्राम आएगा। नाउ मोलैलिटी अगर हम निकालें तो गिवन मास 98 इंटू 1000 बाई मोलर मास 98 इंटू W1 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 500 मोलल। ये 500 मोलल इसका आंसर होगा, और यही आंसर आना चाहिए। और जो भी एग्जामिनर होते हैं उनको आंसर की जब मिलेगा तो उसमें यही डाटा रहेगा 500 m। तो आप भी इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है, एक और सवाल देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड supplied for laboratory purpose, is 68% वेट बाई वेट या बाई मास लिखा रहेगा। 68% वेट बाई वेट इन वाटर ये लिखा रहेगा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इतना तो हम आसानी से निकाल लेंगे। इसमें एक एडिशनल हम टेल लगा देते हैं
what will be the molarity, what will be the molarity if density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। ये सवाल है। अब ये सवाल मैंने जानबूझकर लिखा है कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास परसेंटेज डाटा है तो उस डाटा से हम मोलैरिटी तो निकाल लेंगे, लेकिन मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया एक टेल कि हम उसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी का जो डाटा है उससे हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ इसको ज़रा इस पर तजुर्बा करके देखना चाहते हैं और आपको भी दिखाना चाहते हैं। तो जो गिवन सॉल्यूशन है, देखिए मैं जितना लिख रहा हूँ उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सबको लिख कर समझा रहा हूँ। आप अगर उतना लिख कर बनाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और अभी के समय में टाइम मैनेजमेंट, आजकल के ज़माने में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं जो लिखता हूँ जितना, आपको एग्जामिनेशन में या सॉल्यूशन में उतना नहीं लिखना है, आपको अपना केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, अपना एक कंसेप्ट डेवलप करना है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। जो गिवन सॉल्यूशन है वो है 68% HNO3 वेट बाई वेट इन वाटर। ठीक बात है। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें HNO3 कितना होगा? 68 ग्राम, और उसमें वाटर जो होगा वो मात्र 32 ग्राम होगा, 100 में से घटा दिया। यहाँ भी अगर आप कहेंगे तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट शुड बी HNO3, और सॉल्यूट होने चाहिए वाटर को। लेकिन फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ भी आप सॉल्वेंट वाटर को माने और सॉल्यूट HNO3 को माने। और चूंकि फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जो आंसर की आएगा उसमें HNO3 को ही सॉल्यूट माना गया होगा। खैर, तो अब हम इसमें करना क्या है? मोलर मास निकाल देना है। मोलर मास ऑफ द HNO3 तो निकालिए, 1 + 14 + 16 × 3 तो 15 + 48 63 ग्राम। ये HNO3 का मोलर मास हमको मिल गया 63 ग्राम। अब डाटा को केवल फॉर्मूला में डाल देना है और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमको उसका हल मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, नाउ मोलैलिटी अगर निकाला जाएगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 68 × 1000 बाई मोलर मास 63 × 32, इतना मोलल, इसको सॉल्व कर दीजिएगा उतना मोलल आएगा। बड़ा आसान काम हुआ, मोलैलिटी हमने आसानी से निकाल लिया। अब अगर मोलैरिटी निकालना हो, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो देखिए इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी अगर हमको निकालना हो तो W2 × 1000, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करिए, बाई M2 × वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यही तो फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हमको मालूम क्या क्या है। W2 तो हमको मालूम है 68 ग्राम, मोलर मास भी अभी निकाला है हमने 63 ग्राम, तो मालूम क्या नहीं है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकाल लें
तो उस वॉल्यूम को डाल देंगे फॉर्मूला में और मोलैरिटी मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, गलती कहाँ करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं फ्रॉम फॉर्मूला का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, ये बड़ा आसान फार्मूला है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। जानते भी होंगे लेकिन मैक्सिमम जनरली बच्चे कहाँ पर फिसल जाते हैं, कहाँ गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनको नंबर कम मिलता है या नहीं मिलता है, हम वो बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि गलती कहाँ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही बात होगी। तो यहाँ पर हमको डेंसिटी तो मालूम है, ठीक है, 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर गलती होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन के बदले बच्चे क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं या मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं, कोई एक लिख देते हैं, 68 लिख देंगे, नहीं तो 32 लिख देंगे, और आप समझ रहे हैं कि दोनों ही केस में ये गलती हो जाएगी, दोनों गलत हो जाएगा। जब क्योंकि ये 68 तो मास ऑफ वन कंपोनेंट है, 32 भी मास ऑफ वन कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का मास का मतलब हुआ दोनों को जोड़ के मास, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर 100 इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वॉल्यूम हमको पता ही नहीं है, तो यही तो वॉल्यूम निकाल लेना है। तो अगर हमको वॉल्यूम पता हो गया तो 100 बाई 1.504, अब इसी वैल्यू को इसमें डाल देंगे और आसानी से मोलैरिटी निकल जाएगा। नाउ मोलैरिटी बराबर गिवन मास 68 इंटू 1000 बाई 63 इंटू 100 बाई 1.504, सॉल्व कर देना है इसको। 68 इंटू 1000 इंटू 1.504 बाई 63 इंटू 100, इसी को सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वही उतना मोलर उसका कंसंट्रेशन होगा, उसकी मोलैरिटी होगी, और हम लोग बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जिसका डेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का मास, उसी का वॉल्यूम निकलेगा। और आपको ये बात ध्यान देना है, आप डेंसिटी इस्तेमाल करें सॉल्यूशन का और उसमें मास डाल दिया सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो बात बिगड़ जाएगी, आंसर नहीं आएगा और आप उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन लंबा होता जाएगा लेकिन आंसर तक पहुँचेंगे नहीं आप। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम निकालना है हमको सॉल्यूशन का, तो मास भी डालना है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के मास का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास का सम जो है वही सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। और इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी का डाटा हमारे पास उपलब्ध हो तब। तो इस तरह से मोलैरिटी में मैंने बहुत सारी बात आपको समझा दिया है, और आप इसको अपने बुक से, कोई भी अगर आपके पास बुक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं, और इस चैप्टर के लास्ट में असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उस असाइनमेंट को भी आप बनाएंगे। बहुत सारे असाइनमेंट हम आपको देंगे इसमें, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में